नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम पिछली वीडियो में बता चुके थे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, यानी कि इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत डिफॉर्मेबल बॉडीज का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी बॉडी जिसकी जिसकी बॉडी यानी कि डिफॉर्मेबल, यानी कोई भी हमारा बॉडीज है उसकी डिफॉर्मेबल के बारे में अध्ययन करना ही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके थे। पिछली वीडियो हमने सिलेबस को कवर किया था। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पहले टॉपिक स्ट्रेस। आज हम आपको स्ट्रेस बताएंगे और स्ट्रेंथ बताएंगे। तो दोस्तों, आइए आज देखते हैं हम स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है दोस्तों, स्ट्रेस क्या होता है आइए बताते हैं। पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। दोस्तों, क्या समझे? मतलब स्ट्रेस की हिंदी हमारी होती है प्रतिबल। यानी कि प्रतिबल होता क्या है? यानी कि कोई पिंड है, यानी कोई हमारी बॉडीज है, उसकी एकांक क्षेत्रफल, यानी कि कोई जो है बॉडीज मान लीजिए हमारा ये है, इसका एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल, यानी कि इसका आंतरिक प्रतिरोधी बल जो है, इसको जो हम खींचेंगे, इसका आंतरिक जो है आंतरिक जो बल लगेगा, इसको बिल्कुल बॉडीज के मध्य में लगेगा, वही प्रतिरोधी बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। आइए इसको जो है हम डायग्राम से समझते हैं, आपको समझाते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। मान लीजिए कोई हमारी ये बॉडी है, बॉडीज है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी कि अणु हो गए। हम इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताए भी थे, आज फिर बता देते हैं। अब हम इस क्या करते हैं, इस बॉडी पे कोई हम बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है जब तक हमारा कोई फोर्स नहीं लगता है, ना तो ये दूर दूर जाएंगे ना तो अधिक पास आएंगे, यानी कि जहां भी रहेंगे स्थिर रहेंगे। कब तक? जब तक कोई इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि कोई भी बल ना लगाया जाए। तो दोस्तों, हम इस बॉडी पे बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर हैं, एक निश्चित दूरी पर है। जब हम बाह्य बल लगा रहे हैं तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर दूर होना चाहिए। क्या होना चाहेंगे? दूर दूर होना चाहेंगे। यानी कि जब इधर से हम खींच रहे हैं, यानी कि कोई हम बाह्य बल लगा रहे हैं, तो हमारी जो बॉडीज है वो फैलना चाहेगी, फैलना चाहेगी। मतलब वो टूटना भी चाहिए। मतलब वो इतना फोर्स, अगर हाई फोर्स है तो हमारी बॉडीज जो है फैल के इसके बॉडीज यानी कि शेप में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम जो है हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, यानी कि हम लगा दिए हैं, तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो दूर दूर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारे यहाँ से जब एक फोर्स लग रहा है या फिर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो हमारी बॉडी जो है कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो गई, यानी कि दो भागों में डिवाइड हो गई। यानी कि देखिए, हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है? प्रतिरोधी बल काम कर रहा है, जो एक दूसरे के विपरीत है। कौन सा काम कर रहा है? प्रतिरोधी बल। एक तरह से हम प्रतिरोधी बल को ही प्रतिबल बोलते हैं। तो यदि हम जो है हमारा जो ये बल लग रहे हैं एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, यानी कि बाह्य बल है, इधर के तरह हो रहा है, इधर तरह हो रहा है, यानी कि टेंशन अवस्था में है, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये देखिए दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे में, यानी कि खींच खींच के दूर दूर हो रहे हैं। जब दूर दूर हो रहे हैं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारी ये जो है बॉडीज दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। उसका हम यहाँ डायग्राम दिखा दिए हैं। तो हम दोस्तों क्या कहते हैं? प्रतिरोधी बल को ही हम प्रतिबल बोलते हैं। यदि हम इसमें से रोधी हटा दें तो हमारा ये प्रतिबल हो जाएगा। तो क्या है प्रतिबल? यानी कि हम परिभाषा क्या बताए हैं? किसी एकांक, क्या कहते हैं? किसी एकांक क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिरोधी बल का मान ही प्रतिबल कहलाता है। यानी कि जो प्रतिबल होता है ये हमारा हो जाएगा प्रतिबल। अब क्या कह रहा है? एकांक क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। प्रतिबल अपान एकांक क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रतिबल तीव्रता बोलते हैं। प्रतिबल तीव्रता बोलते हैं इसको। प्रतिबल और एकांक क्षेत्रफल, यानी कि प्रतिबल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम
प्रतिबल तीव्रता बोलते हैं। इसका एक जो है, जो हमारा ये मात्रक होते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक हमारा होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारे मात्रक होते हैं। अब हमारे एक दोस्तों नोट पॉइंट्स है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि नोट पॉइंट्स हमारा क्या है। ये जो हमारे मात्रक आए थे न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक दोस्तों, जो हमारे मात्रक आए थे, ये मात्रक हमारे क्या होते हैं, ये दाब के भी मात्रक हैं। कौन से? दाब तीव्रता के भी मात्रक हैं, और ये जो है प्रतिबल तीव्रता के भी मात्रक हैं। प्रतिबल तीव्रता के मात्रक है। अब दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कि दाब तीव्रता का भी मात्रक हमारी ही है और प्रतिबल तीव्रता का मात्रक क्या है, यही होता है। तब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, हमको अब ये जानना है, क्योंकि हमारे जो मात्रक हैं ये सेम हो गए। तो दोस्तों ये अंतर है जो हमारा दाब तीव्रता होता है। ये नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि कभी पूछ भी लेता है कि न्यूटन पर एम स्क्वायर किसका मात्रक है, इसमें दे देगा दाब तीव्रता और प्रतिबल तीव्रता, दे देगा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा जो मात्रक है दोनों का मात्रक है। तो दाब और तीव्रता में, दाब तीव्रता में और प्रतिबल तीव्रता में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यही है, जो हमारा दाब तीव्रता होता है ये हमारा बाह्य कारक है। कौन सा कारक है? बाह्य कारक है। कौन? दाब तीव्रता। और जो हमारी प्रतिबल तीव्रता है ये आंतरिक कारक है। कौन सा कारक है? आंतरिक कारक है। हमारे जो प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस के ही डिफिनेशन से, स्ट्रेस के डिफिनेशन से ही हमारे जो है ये सब क्लियर हो जा रहे हैं कि डिफिनेशन हमारा क्या कह रहा है, आंतरिक प्रतिरोधी बल जो बॉडीज के अंदर काम करता है। यानी कि अगर हम बाह्य बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, तो हमारी जो बॉडीज होती है, बॉडीज के बिल्कुल मिडिल में हमारे जो है जो अणु रहेंगे दूर दूर होना चाहेंगे। यानी कि हमारा ये जो बल, बाह्य बल काम करेगा, ये बॉडीज के बिल्कुल मध्य में काम करेगा, और बॉडीज के जो अणु होते हैं ये एक दूसरे से दूर दूर भागना चाहेंगे। जब दूर दूर भागना चाहेंगे तो हमारी बॉडीज अंत में दो भाग में डिवाइड हो सकती है, यानी कि हमारे शेप में परिवर्तन हो गया है। किससे? इसी माध्यम से परिवर्तन हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एक नोट पॉइंट क्या है। कभी कभी लोग कहते हैं कि फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन में सबसे पहले क्या आता है। ठीक है दोस्तों, फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या क्या आता है। अभी हम आपको तो स्ट्रेस तो बता दिए हैं, लेकिन हम आपको लिखा दे रहे हैं कि अगर क्रम पूछे तो सबसे पहले हमारा क्रम में आता है फोर्स आएगा। क्योंकि पहले जब फोर्स लगाएंगे, हमारी कोई बॉडीज है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमारी बॉडी जो है क्या होगी, कुछ ना कुछ हमारे, मान लीजिए जिसकी लंबाई L है और हम फोर्स लगा रहे हैं या फिर Fx, यानी कि F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जब इधर से हम F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है इसकी लेंथ है, तो इसके लेंथ में कुछ बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए डेल्टा L की वृद्धि होगी। यानी कि पहले हम काम कौन सा कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद हमारी बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मेबल होती है। तो डिफॉर्मेबल होती है तो उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन हमारी ये जो है राशि विहीन है, माने किसी कोई राशि नहीं होती है। इसके बाद हमारा क्या काम करेगा, स्ट्रेस काम करता है। जब हम अधिक बल लगाते हैं तो हमारे बीच की जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर भागना चाहेंगे, यानी कि हमारा सबसे लास्ट क्रम में क्या आएगा, फोर्स आएगा। यानी सबसे पहले हमारा फोर्स काम करेगा, फोर्स लगाएंगे, फिर हमारा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होने के बाद फिर हमारा स्ट्रेस होगा। आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि विकृति और प्रतिबल और बल में का जो है सबसे पहले क्या आता है। तो आप जो है, हम जानते थे पहले कि हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस होने के बाद हमारी स्ट्रेन आएगा, जो कि गलत हुआ। हमारा सही जो क्रम है हमारा ये है। आइए स्ट्रेस को जो है, अब स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं बढ़िया से। स्ट्रेस को जो है हम दो भागों में बांटेंगे। स्ट्रेस को जो है दो भागों में बांटते हैं। मान लीजिए हमारा स्ट्रेस ये है, स्ट्रेस को हम दो भागों में बांट देंगे। दो भागों में बांट दिए, एक हमारा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक हमारा हो गया एक एक्चुअल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? एक्चुअल स्ट्रेस। अब मान लीजिए हमारी कोई बॉडीज है, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि हम दो तरह से क्यों माने हैं। अब इसका निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। अब हम कोई एक बॉडी लेते हैं, क्या करते हैं, एक कोई बॉडी ले लेते हैं। इसमें जो है F जो बल लगा रहे हैं,
एफ लगा रहे हैं 0। कौन सा बल कितना लगा रहे हैं? 0। जब हमारी बॉडी पे एफ 0 रहेगा तो हमारे यहाँ तो हमारी बॉडीज के शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शेप में परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए हम इसी बॉडीज में एक बॉडीज हम और लेते हैं। इस बॉडीज में एफ बराबर एफ, यानी कि एफ फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एफ फोर्स लगाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, हमारी ये जो बॉडीज का जो लेंथ है, यानी कि जो हमारी लंबाई रहेगी ऊपर वाले में, ये लंबाई हमारी उतनी रहेगी जितनी थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा फोर्स लग रहा है 0 लग रहा है, और हम सेकंड बॉडी में क्या कर रहे हैं, फोर्स को बढ़ा दिया, यानी कि हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो हमारी जो बॉडीज है एफ है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमारी कुछ बॉडीज जो है, यानी कि हमारी ये बॉडीज है, जब दोनों तरफ से हम बल लगाएंगे तो हमारी ये बॉडीज बढ़ना चाहेगी। मान लीजिए इसमें डेल्टा एल की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? डेल्टा एल की वृद्धि होती है। और दोस्तों यही है हमारी बॉडीज है, इसको हम दोनों तरफ से एफ जो है बल लगा रहे हैं। तो ये बॉडी जब हम खींचेंगे तो जो हमारी जो एरिया है, ये जो एरिया है, जब ये खींचेगी तो क्या होगी, यानी जब उसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो हमारी एरिया क्या होगी? कम होगी। मान लीजिए हमारी एरिया क्या है, इसमें A1 है या A डैश मान लेते हैं। और इसमें जो हमारी एरिया क्या है, हमारी एरिया वही है जो हमारी थी, एक्चुअल एरिया है, यानी कि जो हमारी एरिया थी वही पड़ी हुई है। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं, हमारा क्या आया। दोस्तों देखिए हमारी ये बॉडीज है, बॉडीज पे यदि हमारा बल एफ लग रहा है, तो बल एफ लग रहा है तो जो हमारी इसकी एरिया में दो कंडीशंस आएंगी। देखिए बल लगने पे एक तो हमारी कंडीशन ये आएगी, जो ओरिजिनल एरिया रहेगी ये बढ़ेगी, और एक ये डैश जो है कम होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, ये डैश जो है कम होगा। कौन सी कंडीशन में? ये होगा कंप्रेस की कंडीशन में, और एक में क्या हमारा होगा, ये जो है कम होगा और ये डैश बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे दो एरिया में जो अगर यदि हम फोर्स लगाएंगे तो हमारी एरिया में कुछ ये परिवर्तन आएगा। यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमारा हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया बिफोर लोडिंग, एरिया बिफोर लोडिंग। अब एक्चुअल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया आफ्टर लोडिंग। हमारी ये दो कंडीशन निकल के आएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस बराबर हमारा होगा एफ जो है फोर्स अपॉन एरिया बिफोर लोडिंग, और स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स अपॉन एरिया आफ्टर लोडिंग। यानी कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है ये हमारी एरिया जो होती है ये लोडिंग के पहले की है, और एक्चुअल स्ट्रेस में हमारी जो एरिया लेते हैं हम, ये लोडिंग के बाद में लेते हैं। स्ट्रेस को जो है हम सिग्मा से दर्शाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा सिग्मा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस बराबर हो जाएगा एफ अपान ए, यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस बराबर एफ अपान ए। इसमें क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग एक्चुअल बराबर, यानी कि एक्चुअल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा ए अपान एफ ए डैश, यानी कि ये आफ्टर लोडिंग, जब हम लोड लगा रहे हैं तो हमारी एरिया परिवर्तित हो जा रही है, और इस पर जब कोई लोड नहीं लग रहा है तो हमारी एरिया वही ओरिजिनल वही रह जाएगी। आइए इसका जो है स्ट्रेस का जो है जो हमें कंडीशन देखे हैं, यानी कि बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग, इससे दो कंडीशंस निकल के आ रही हैं। दो नोट्स इसकी जो ध्यान देने वाले हैं,
इसको हम बता देते हैं आपको। आइए नोट्स पॉइंट देखते हैं। यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, यदि हमारी कोई बॉडीज है, बॉडीज में अगर टेंशन हो रहा है, यानी कि हमारा जो है बाह्य बल जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि टेंशन में हमारी बॉडीज है, तो हमारा जो प्रतिबल यानी कि इंजीनियरिंग प्रतिबल यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है कम होगा किसके अपेक्षा, एफ अपान, यानी कि जब हम एक्चुअल स्ट्रेस में एरिया को कम करेंगे, एरिया को जब कम करेंगे तो हमारा ये जो है कौन, हमारा ये एक्चुअल स्ट्रेस बढ़ेगा। जब हम एक्चुअल स्ट्रेस में एरिया को कम करेंगे तो हमारा जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस अब की अपेक्षा जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेस होगा उसमें कंडीशंस ये होंगी, यानी कि स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है ये हो जाएगा इस तरीके से एक्चुअल स्ट्रेस, यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है कम होगा और एक्चुअल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। इसमें देख लेते हैं जो हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेस है इसको हम बढ़ाते हैं तो हम क्या हो जाए कंडीशन इस तरीके से, तो हमारी ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है घटेगा। कब, जब हम एक्चुअल स्ट्रेस में एरिया के मान को बढ़ाते हैं तो जो है प्रतिबल स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है अधिक होगा और जो है एरिया हमारी बढ़ रही है, तो हमारा ये जो है इससे जो है क्या कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस से एक्चुअल स्ट्रेस हमारा कम होगा, तो हमारी कंडीशन निकल के हमारी ये आएगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यदि हमारी बॉडी में टेंशन हो रहा है तो प्रतिबल कम होगा और हमारा एक्चुअल स्ट्रेस अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, कब, जब हमारी एरिया घट रही है। जब टेंशन लगाएंगे तो स्वाभाविक है जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी एरिया में जो है कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, जब कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारी जो A1 जो थी ये चीज़ A1 यानी एक्चुअल स्ट्रेस में A1 का मान बढ़ेगा। जब A1 का मान बढ़ेगा तो हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेस का मान भी बढ़ेगा। तो हमारी कंडीशन निकल के आ गई, यानी कि सिग्मा इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेस देन एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस ग्रेटर देन जो है स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेस। दोस्तों आज हमने इसको पढ़ लिया, अब हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। अब हम जानेंगे स्ट्रेन क्या होता है। आइए देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन की हिंदी होती है विकृति। दोस्तों क्या कह रहा है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन स्ट्रेन, यानी कि पर यूनिट लेंथ में जो है बॉडी का जो है डिफॉर्मेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। इसको जो है हम अपसाइलन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, अपसाइलन से दर्शाते हैं। स्ट्रेन को जो है अपसाइलन से दर्शाते हैं। अब देख लेते हैं, आइए इसको समझते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है वास्तविकता में। मान लीजिए हमारी कोई सिलिंड्रिकल बॉडीज है, कैसी बॉडीज है, सिलिंड्रिकल बॉडीज है, और इसका हमारा जो डाया है कैपिटल डी है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाएंगे तो हमारी ये जो बॉडीज है कुछ नीचे की तरफ भागना चाहेगी, यानी कि कुछ इस तरह से जब टेंशन में होगी तो हमारी बॉडी जो है अपने शेप को बदलेगी। मान लीजिए शेप में परिवर्तन करके जब हम फोर्स लगा दिए F, तो हमारी बॉडी जो नीचे की तरफ भाग रही है, यानी कि जब भाग रही है तो इसके जो शेप में परिवर्तन होगा। यानी मान लीजिए जब हम फोर्स लगाएं तो ये चीज़ पे फोर्स पड़ा तो बॉडी में टेंशन हुआ, जब टेंशन हुआ तो बॉडी के शेप में परिवर्तन हुआ। तो जो हमारा ये शेप था, ये हमारी यानी कि ये वर्जिनल शेप है, कब की, जब हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे।
जब हम फोर्स लगा दिए तो हमारा ये वाला हिस्सा भाग के इधर चला आया, और जो इसकी स्ट्रेंथ की जो बॉडीज की जो साइज थी ये कुछ कम हो गई। मान लीजिए इसका हमारा डाया आया फोर्स लगाने के बाद स्मॉल डी, और जो हमारा ये जो ओरिजिनल जब था ओरिजिनल बॉडीज थी तो हमारी इसकी लंबाई थी क्या, यल थी, यल थी। जब हमने इस पे यह फोर्स लगा दिया तो यह फोर्स लगा दिया तो हमारी बॉडीज में डेल्टा यल की वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई, डेल्टा यल की वृद्धि हुई। तो हमारा क्या कह रहा है स्ट्रेन, हमारे ये स्ट्रेन होता है जो डेल्टा यल निकला है, इसी को हम जो है ये डेल्टा यल की वृद्धि हुई है तो हमारी से परिभाषा क्लियर हो जा रही है। कह रहा है परिभाषा हमारा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन स्ट्रेन, यानी कि जो पर यूनिट लेंथ के अनुसार जो हमारी लंबाई बढ़ती है, डिफॉर्मेशन होता है, वही हमारा स्ट्रेन होता है। यानी कि डेल्टा यल अपान यल कर देंगे, यानी कि डेल्टा जो हमारी लंबाई बॉडीज में जो वृद्धि हुई है उसको कर देंगे और अपान वास्तविक माप कर देंगे, वास्तविक लंबाई कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर स्ट्रेन। यही हमारा क्या है, फार्मूला होता है। इसके बारे में जानते हैं, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है, यानी कि नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं डी अपान डी माइनस कैपिटल डी, यानी कि वास्तविक डाया में से जब हम फोर्स लगाएं तो एक छोटा डाया निकल के आया, उसमें से जो है ओरिजिनल डाया से माप मतलब भाग दे देंगे तो हमारा जो है ये लीनियर लेटरल स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। इसमें दो दो टर्म्स होते हैं, एक लीनियर होता है एक लेटरल होता है। क्योंकि जो हमारी बॉडी जो होती है, जब इसकी बॉडीज हमारी होती है इसमें जब एक्सिस निकलती है इस तरीके से, तो हमारा एक यहाँ से एक्सिस निकलेगी जो हमारे एक लीनियर के अंतर्गत आती है और एक लेटरल के अंतर्गत आती है। ये जो है जब आप जे की तैयारी करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत विस्तारित तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो हमारा ये स्ट्रेन हो गया। हमें मतलब आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि हमारी कोई बॉडीज है जिसमें हम कोई फोर्स लगाएंगे तो हमारी लंबाई में परिवर्तन होगा, तो वही जो हमारी परिवर्तन जो हमारी जितनी लंबाई परिवर्तन हो रही है इसमें वास्तविक लंबाई से भाग दे देंगे तो हमारा लीनियर स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। वही चीज़ हमारा नीचे लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डाया था उसमें से जो हमारा डाया निकल के आया फोर्स लगाने के बाद उसको उसमें से घटा देंगे, फिर ओरिजिनल डाया से भाग दे देंगे तो हमारा ये लेटरल स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको थोड़ा सा जो है कुछ यूनिट कन्वर्टर बता दे रहे हैं जो कि इस सोम के बेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल। क्या होता है, 1 पास्कल। अब इसको अगर हम करना चाहें तो 1 न्यूटन हमारा है, 1 न्यूटन, और जो मीटर है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर एमएम में। तो यानी कि 1 मीटर बराबर हमारा होता है 1000 एमएम। ठीक है, तो मीटर के स्तर हम क्या कर दे रहे हैं, 1000 एमएम कर दे रहे हैं। अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम ये भी कह सकते हैं न्यूटन 10⁻⁶ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी कि निष्कर्ष हमारा निकल के आया 1 पास्कल बराबर होता है 10⁻⁶ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे हम देखते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, किलो पास्कल बोल सकते हैं। किलो न्यूटन को जो है हम क्या बोल सकते हैं, किलो पास्कल बोल सकते हैं। यानी कि इसका सेम हम यही करेंगे, मीटर को हम उस पर कन्वर्ट करेंगे, क्या कहते हैं एमएम में, तो हमारा कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा वो ये हो गया, तीसरा हमारा बता रहे हैं मेगा न्यूटन, तो हो जाएगा ये मेगा पास्कल बराबर। यानी कि मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर मेगा पास्कल के होता है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, नोट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, गीगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर क्या हमारा हो जाएगा गीगा
पास्कल के, यानी कि 1 गीगा पास्कल बराबर हमारा हो जाएगा 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों बस आज के लिए ही इतना ही। कल जो है अगली वीडियो में हम इलास्टिक प्लास्टिक और इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।